23 अक्टूबर 2018 बेंगलुरु का एक कॉल सेंटर। रात को 11:15 बज रहे थे। तभी दो विजिटर्स वहां एक शख्स से मिलने पहुंचते हैं जिसका नाम था प्रवीण भटेले। पियोन प्रवीण भटेले को उसका केबिन पर जाकर कहता है कि उनसे दो शख्स मिलने आए हैं और गेस्ट रूम में बैठा हुआ है। प्रवीण सोचता है कि इतनी रात को कौन आ सकता है। फिर वो गेस्ट रूम में पहुंचता है तो देखता है कि दो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे लोग बैठे हुए हैं। दोनों से ही वो अनजान था। बहुत सारा सवाल के साथ वो भी बैठ जाता है। तभी एक शख्स प्रवीण की तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है, हेलो तरुण। तरुण नाम सुनते ही उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती है। वो सकपका उठता है क्योंकि उसे पिछले 15 सालों में इस नाम से कोई नहीं पुकारा। अनजाने में वो भी हाथ बढ़ा देता है और वो शख्स हाथ मिलाते हुए उंगलियों को टटोलता है और बोलता है कि मिस्टर तरुण, आपका खेल खत्म, चलिए वापस चलते हैं। अब सवाल ये थी कि आधी रात को एक कॉल सेंटर के दफ्तर में काम करने वाले शख्स को दो अनजान आदमी उठा के ले जाते हैं। वो दोनों लोग कौन थे और कॉल सेंटर में काम करने वाले प्रवीण को तरुण नाम से ही क्यों बुलाते हैं? आखिर माजरा क्या था? आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं। दरअसल वो दोनों शख्स अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे। पूरी कहानी जानने के लिए हमें 15 साल पीछे जाना होगा। इससे पहले बता दे दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है। प्लीज आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो चलिए फिर से कहानी शुरू करते हैं। अहमदाबाद में एक फैमिली रहती थी। उस शख्स का नाम था तरुण धनराज। अपनी माँ बाप के साथ अहमदाबाद में रहता था। वहीं एक स्कूल का वॉलीबॉल कोच था। रिश्तेदार के जरिए सजनी नाम का एक लड़की से शादी तय हो जाती है जो बैंक में नौकरी करती थी और शादी भी हो जाती है। दोनों एक अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। तरुण को अक्सर वॉलीबॉल मैच होने के कारण से बाहर जाना पड़ता था। तब वो सजनी को बोलकर जाता था कि वो मायके चली जाए क्योंकि यहाँ पर बहुत चोर उचक के घूमते हैं। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे का दिन था। तरुण को बाहर जाना था और सजनी मायके चली जाती है और वापस भी आ जाती है। उसी दिन शाम 5 बजे सजनी अपनी बड़ी बहन से फोन पर आधे घंटे तक बातें करती है। उसके ठीक 2 घंटे बाद तरुण सजनी के घर में फोन करता है और बताता है कि सजनी की हालत ठीक नहीं है, आप लोग जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए। सजनी के घर वाले बेतहाशा हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। तब तक सजनी की मौत हो चुकी थी और तरुण बैठकर बेतहाशा रो रहा था। पुलिस को खबर दी जाती है। पुलिस आकर देखती है कि सजनी को उसके ही दुपट्टा से गला घोट कर मार दिया गया था। घर का सारा सामान बिखरे पड़े थे, कुछ जेवर भी गायब थे। तरुण यही कहता रहा कि मैं कहता था कि एहतियात बरतो, घर में सेंधमारी होती है, चारों तरफ चोर उचक के घूमते हैं। घर में घुसे लुटेरों ने सजनी को मार डाला। तरुण लगातार रो रहा था। उसकी हालत भी खराब थी। घर वालों को भी उसके ऊपर हमदर्दी थी। शादी के सिर्फ 3 महीने ही हुए थे। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद सजनी की अंतिम संस्कार की गई, लेकिन तरुण नहीं जा पाया क्योंकि उसकी हालत सदमे में बिगड़ गई थी और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। अंतिम संस्कार में तरुण के बड़े भाई ने मुखाग्नि करी। इधर तरुण हॉस्पिटल में एडमिट था। पुलिस जांच शुरू होती है। सबसे पूछताछ किया जाता है। एरिया के चोर उचक्के बदमाश का लिस्ट बनाया जाता है। अगले दिन 16 फरवरी तरुण के बड़े भाई पुलिस को फोन करके बताता है कि तरुण हॉस्पिटल से गायब है। तरुण हॉस्पिटल से भाग गया था। चूंकि ये एक बड़ा मामला था, पुलिस के ऊपर प्रेशर भी बढ़ने लगा। सजनी के घर वालों ने पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। न्यूज़पेपर में भी तरह तरह के खबर छपने लगी। पुलिस के ऊपर उंगलियां उठने लगी। सजनी के घर वाले ने भी इल्जाम लगाया। सजनी के घर वालों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस की लापरवाही की वजह से तरुण भाग गया। पुलिस के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। पुलिस तरुण को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तरुण नहीं मिला। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। सजनी की मौत का 3 साल बीत गए। सजनी के घर वाले, माँ बाप, बड़ी बहन उस वक्त गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी से मिले और इंसाफ की गुहार लगाई। फिर
इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। तरुण के खबर देने के लिए 1 लाख रुपया का इनाम रखा गया, लेकिन फिर भी तरुण नहीं मिला। इधर पुलिस को पुख्ता सबूत मिल गए थे कि तरुण ही कातिल था। पुलिस को ये भी पता चला कि वो सजनी को तंग करता था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। पुलिस उस लड़की से भी पूछताछ किया। उसने कहा कि जिस दिन कत्ल हुआ उसके 2 दिन बाद यानी कि 16 तारीख को वो मुझे कॉल किया था। कहा चलो हम दोनों शादी कर लें। उस लड़की ने कहा तब तक सजनी की मौत की खबर मुझे आ चुकी थी, तो मैंने कहा कि मैं एक कातिल से शादी नहीं करूंगी। इसके बाद पुलिस को कहानी पता चला कि गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने पत्नी का कत्ल किया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, लेकिन तरुण मिला नहीं। पुलिस जगह जगह खबरी को अलर्ट कर दी। सबकी फोन को सर्विलेंस में डाला गया। तरुण की माँ, तरुण की बाप, भाई बहन, दूर के रिश्तेदार, करीब के रिश्तेदार, सबकी फोन सर्विलेंस में डाला गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तरुण की कोई खबर नहीं मिली। वक्त बीतता गया। पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। हर जगह सफेद वर्दी पर पुलिस तैनात किए गए थे। घर पे भी सादे वर्दी पर पुलिस तैनात किए गए, लेकिन तरुण का कोई अता पता नहीं था। 2009 आते आते तरुण की माँ और पिता मध्य प्रदेश में शिफ्ट हो गए और उसी साल तरुण की पिता का देहांत हो गया। पुलिस को बाद में पता चला कि 2009 में ही तरुण के माँ और पिता केरल गए थे और वहीं तरुण भी उनसे मिला था। तरुण अपने माँ बाप से मिलकर जब वापस गया उसके बाद ही तरुण के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और पुलिस भी सुस्त पड़ गई। एक तरह से केस क्लोज हो गया, लेकिन ऑफिशियली इसे बंद भी नहीं किया गया था। कहा जाता है कि हर महीने एक आध बार इस केस पर नजर डाली जाती थी और जब भी कोई नया अफसर आते थे तो पूछते थे इस केस के अपडेट के बारे में। मंथली मीटिंग में भी पूछा जाता था इस केस के क्या अपडेट है। धीरे धीरे महीना फिर साल बीतते गए और 2016 आ गए। 2016 में एक अफसर आए और फिर से इस केस का फाइल का अपडेट पूछा और उन्होंने पता किया तो मालूम पड़ा तरुण की माँ मध्य प्रदेश का मंदसौर में अकेले ही रहती है और बड़ा बेटा अहमदाबाद में। मंदसौर में भी पुलिस की सादे वर्दी का टीम लगा दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसी साल फिर से पुलिस ने तरुण की जो गर्लफ्रेंड थी उससे कांटेक्ट किया और पूछा कि तुम्हारे पास कोई अपडेट है क्या। तब उसने कहा कि उसके कुछ दोस्तों ने तरुण को दिल्ली के एक मॉल में देखा था। पुलिस दिल्ली में जाकर भी छानबीन किया, लेकिन फिर से पुलिस को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लेकिन एक चीज पता चला कि उस दौरान दिल्ली में तरुण की माँ भी थी। इस दौरान खबर मिलती थी कभी गुजरात में, कभी केरल में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी महाराष्ट्र में तो कभी बेंगलुरु में तरुण को देखा गया है। इन 5 राज्य और उसके करीब और दूर के रिश्तेदार मिला के 4000 फोन को खंगाले गए, लेकिन सब बेकार निकला। तरुण की माँ की नंबर तो पहले से ही सर्विलेंस पर था, तो उसकी माँ की नंबर पे फोन होता था, सभी उनके रिश्तेदार के थे। तरुण शायद इस नंबर में किसी नंबर से कॉल नहीं करता था। धीरे धीरे 2018 आ गया। पुलिस की टीम लगी हुई थी अपडेट में कि इसको ढूंढना है। पुलिस को यकीन था कि तरुण किसी न किसी तरह से उसकी माँ से जरूर कांटेक्ट करता होगा। पुलिस की पूरी उम्मीदें उसकी माँ पर टिकी हुई थी। पुलिस तरुण की माँ के नंबर को सर्विलेंस करके रखा हुआ था, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। एक दिन उसकी माँ के मोबाइल पर एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया। पुलिस उस नंबर को क्रॉस चेक किया तो पता चला कि ये नंबर बेंगलुरु का ओरेकल कस्टमर केयर का नंबर है। अहमदाबाद पुलिस हैरान होती है कि बेंगलुरु में ओरेकल कस्टमर केयर का तरुण की माँ से क्या काम हो सकता है। छानबीन करने के लिए पुलिस बेंगलुरु पहुंचती है। क्राइम ब्रांच की टीम और बेंगलुरु पुलिस से कांटेक्ट करती है और बोलती है कि हमें ओरेकल कंपनी का एक एम्प्लॉय का डिटेल्स चाहिए। बेंगलुरु पुलिस तुरंत ओरेकल कंपनी का HR से कांटेक्ट करके बोलती है कि हमें आपकी कंपनी का सारे एम्प्लॉयज का लिस्ट चाहिए और ये हमारा रूटीन प्रोसीड्यूर है। सारे लिस्ट मांगने का एक ही मकसद था कि अगर एक एम्प्लॉय का लिस्ट मांगा जाए तो हो सकता है तरुण चौकन्ना हो जाए। ओरेकल से जल्द ही सारे एम्प्लॉय का लिस्ट आ जाती है। उस लिस्ट में कहीं भी तरुण का नाम नहीं था,
लेकिन लिस्ट में एक नाम था जहाँ पे जाकर पुलिस की कान खड़े हो जाते हैं, और वो नाम था प्रवीण भटेले। पुलिस को लगा ये नाम तो कहीं सुना है। फिर याद आया तरुण की माँ बेंगलुरु में प्रवीण भटेले नाम के किसी शख्स से बात करती है और उसकी पत्नी निशा से भी बात करती है। पुलिस को लगा हो ना हो प्रवीण भटेले ही तरुण, लेकिन और कैसे पुख्ता किया जाए ये तरुण है। तो फिर मालूम पड़ा कि वॉलीबॉल मैच के दौरान उसकी रिंग वाली उंगली टूट गई थी, इसीलिए वो उंगली टेढ़ी और मुड़ी हुई थी। तो फिर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स ने कहा कि हम अगर उससे हाथ मिलाएंगे तो उसे पहचान लेंगे। तो फिर दूसरे दिन रात को क्राइम ब्रांच के 2 ऑफिसर्स ओरेकल का 7th फ्लोर पे जाते हैं और तरुण से हाथ मिलाकर बोलते हैं हेलो तरुण, जिसको सुनकर उसकी हवा खराब हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी, कैसे एक अपराधी को, एक कातिल को पुलिस 15 साल बाद ढूंढ पाती है। तो दोस्तों अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।